बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। घटते कोरोना के बीच यूपी में नाइट कर्फ्यू खत्म, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया। कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इससे संबंधित आदेश शनिवार से ही प्रभावी हो गया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को आदेश जारी कर दिया। इससे पहले 13 फरवरी को जारी आदेश से शासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया। इस आदेश से मौजूदा समय में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू था, जबकि पूर्व में यह समय सीमा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। यूपी की बसों में सुरक्षित सफर के लिए एडवाइजरी जारी, चालकों को इन नियमों को करना होगा पालन। नगरीय परिवहन निदेशालय ने प्रदेश के 14 जिलों में नगर बस संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की। बीते दिनों कानपुर में ई बस से हुए अलग अलग हादसों के बाद यात्रियों के सुरक्षित सफर को लेकर यह एडवाइजरी भेजी गई। इसमें ई बसों के संचालन के नए ऑपरेटिंग नियम जारी कर पड़ताल का फरमान नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से भेजा गया। नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद और गोरखपुर शहर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यूपी के बिजली विभाग में ग्रेजुएट 12वीं पास के लिए जेई सहित कई नौकरियां। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर, ट्रेनी असिस्टेंट अकाउंटेंट, केमिस्ट ग्रेड 2 और लैब असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के लिए पहले आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से 29 फरवरी 2022 तक होनी थी, लेकिन इस शेड्यूल के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब यूपीआरवीयूएनएल भर्ती 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी और 21 मार्च 2022 तक चलेगी। यूपीटीईटी रिजल्ट के ऐलान में अड़चन, नियामक ने मांगी अनुमति। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम 25 फरवरी को घोषित होना है। उससे पहले सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर यह जानकारी चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान परिणाम जारी करने पर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होगा। हालांकि यूपीटीईटी का परीक्षा कार्यक्रम चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 22 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने एहतियातन अनुमति मांगी है। यूपीटीईटी 23 जनवरी को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इसमें पंजीकृत 21,65,179 अभ्यर्थियों में से कुल 18,22,112 सम्मिलित हुए थे। मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर को लेकर अवमानना याचिका खारिज। जाने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर वर्ष 2015 में पारित आदेश की अवमानना याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रायोजित याचिका लगती है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने के लिए अवमानना याचिका की गई। कोर्ट सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में पक्ष नहीं बनेगा। ऐसे में इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश पर अमल कराने की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस्लामुद्दीन की अवमानना याचिका पर दिया। काशी विश्वनाथ लाइव दर्शन ऐप लॉन्च। महाशिवरात्रि पर बुकिंग और भीड़ नियंत्रण में मिलेगी मदद, श्रद्धालुओं को होंगे फायदे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में लाइव दर्शन ऐप लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इस ऐप से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन पूजन में आसानी होगी, साथ ही भीड़ नियंत्रण में प्रशासन को सहूलियत होगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि बाबा धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। रोजाना देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसे देखते हुए ऐप लॉन्च किया गया। अब ये ट्रायल के तौर पर काम करेगा। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इस पर हिंदी, अंग्रेजी, दक्षिण भारतीय भाषाओं में सूचनाएं अंकित हैं। महाशिवरात्रि पर इसी ऐप के जरिए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी है। मुसलमानों का एक तबका योगी को वोट देना चाहता था, लेकिन हिजाब मामले ने फेरा पानी। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुसलमानों का एक बड़ा तबका योगी सरकार के पक्ष में था। इसमें बहुत से कारोबारी, नौकरी पेशा और छोटा मोटा काम धंधा करने वाले मुस्लिम परिवार हैं। पहले 3 चरण के मतदान के दायरे में आने वाले विधानसभा सीट्स पर लोगों से की गई बातचीत में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का एक तबका योगी को वोट देना चाहता था, मगर हिजाब ने उस पर पानी फेर दिया। भाजपा की झोली में जो फायदा आना था वो नुकसान में बदल गया। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के माहौल को भाजपा अच्छे से कैश कर सकती थी, क्योंकि इसका फायदा हिंदू, मुस्लिम और दूसरे सभी धर्मों के लोगों को बराबर मिला। प्रयागराज में बड़ा खाद्यान्न घोटाला।
प्रयागराज के होलागढ़ ब्लॉक में एक बड़ा खाद्यान्न घोटाला सामने आया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सीडीपीओ ने नवंबर 2020 का 25 लाख रुपए का खाद्यान्न आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया ही नहीं। ये खाद्यान्न गोदाम से ही बेच दिया गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने जांच बैठा दी। कमेटी ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। एक सप्ताह में रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी। स्कूल की लापरवाही से खतरे में 700 स्टूडेंट्स की परीक्षा। मेरठ में सरकारी स्कूल की लापरवाही छात्रों के लिए मुसीबत बन गई। स्कूल स्टाफ ने यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म में छात्रों के फोटो सही अपलोड नहीं करने के कारण छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया। बोर्ड ने इन छात्रों को मार्क करते हुए कहा, अगर फोटो की गड़बड़ी सही नहीं हुई तो ये छात्र फर्जी माने जाएंगे। इन्हें बोर्ड परीक्षा से भी वंचित कर दिया जाएगा। 100 स्कूल के 700 छात्रों का भविष्य अधर में फंस गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने इन सभी स्कूल्स को तुरंत छात्रों की सही इंफॉर्मेशन अपडेट करने का आदेश दिया है। 710 शिक्षकों के मैनपुरी चुनाव में ड्यूटी 85 शिक्षकों को डीबीटी में लापरवाही का नोटिस। आगरा में शनिवार को कई शिक्षकों पर लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की गई। जिले के 710 शिक्षकों को मैनपुरी में मतदान के लिए आगरा से रवाना किया गया और डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारियों समेत 85 शिक्षकों को अंतिम नोटिस दिया गया। आगामी सोमवार तक कमियां दुरुस्त न करने पर कार्रवाई की बात कही गई। बता दें कि यूपी चुनाव के तीसरे चरण में फिरोजाबाद, मैनपुरी आदि जिलों में मतदान 20 फरवरी को होना है। मतदान संपन्न कराने के लिए आगरा के 710 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। वैक्सीन लगवाने के 90 दिन बाद हुआ कोरोना तो आपको बिना टीके का माना जाएगा। WHO ने जारी की और भी कई गाइडलाइंस। अगर आपको टीका लगवाए 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है तो संक्रमण के प्रति लापरवाह रवैया खतरनाक साबित हो सकता है। WHO ने ताजा दिशा निर्देश में कहा कि अगर संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति 90 दिन पहले दोनों डोज लगवा चुका था तो उसे टीका रहित माना जाए। यानी ऐसे संभावित संक्रमित व्यक्ति के इलाज को लेकर सरकारों को सतर्क रहने की सलाह दी गई, क्योंकि इस अवधि के बाद टीके से मिलने वाली प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। गोंडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पीएम मोदी ही सच्चे समाजवादी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि सपा को समाजवाद छू तक नहीं गया। भय व भूख का समाधान करने वाला ही समाजवादी होता है। कोरोना काल में महीने में 2 बार मुफ्त राशन देकर मोदी ने भूख का समाधान किया, इसलिए पीएम मोदी ही सच्चे समाजवादी हैं। रक्षा मंत्री शनिवार को करनैलगंज विधानसभा के अंतर्गत परसपुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास 83 योगासन कर रहा है, जबकि विपक्ष शीर्षासन कर रहा है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ भी की। फ्री राशन तो अच्छा है, शिक्षा और रोजगार के साथ लोगों को खड़ा करे सरकार। रविवार को होने वाले तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के ज्यादातर कामों को विफल बताया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में जो राशन फ्री मिल रहा है वो अच्छा है, लेकिन सरकार को शिक्षा और रोजगार के साथ लोगों को अपने पैरों पर खड़ा ना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में लड़कियों के लिए विशेष स्कूल हों। पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे और समय समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रायबरेली के जोहवा शार्की में आयोजित कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो एक महिला द्वारा उत्पीड़न की शिकायत के 15 दिनों के भीतर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों को निलंबित कर दे। सीएम योगी पर अखिलेश का काका तंज। कहा, बाबा भी जाएंगे, भाप निकाल देंगे किसान और नौजवान। तीसरी और चौथी चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा, पहले और दूसरे चरण में हम सीट्स का शतक लगा चुके हैं। तीसरे और चौथे चरण में भी हम इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लेंगे। चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। अखिलेश ने इस दौरान सीएम योगी पर काका तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानून को अखिलेश यादव ने काका बताया। पीलीभीत में अपने 45 मिनट के संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग। एसपी और बीजेपी पर भी किया तंज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को बांदा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अलग बुंदेलखंड राज्य की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से जब तक सपा भाजपा का सफाया नहीं होगा, ये अलग राज्य नहीं होगा। डर के बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालना है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कर्नाटक में चल रहे हिजाब मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि आपको मुस्लिम महिलाओं से प्यार है तो कर्नाटक की मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने की इजाजत दें। रेलवे ब्रिज से खतरे में जिंदगी।
आगरा में वीआईपी मार्ग खेरिया पर बने रेलवे का लोहे का पुल क्षतिग्रस्त है। लोहे की चादर जंग खाकर टूट चुकी है। थोड़ी सी लापरवाही में पुल से लोग नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर सकते हैं। दिन भर सैकड़ों लोग और छात्र छात्राएं इस पुल से गुजरते हैं। वीआईपी मार्ग पर रेलवे के इस ओवरब्रिज के नीचे से होकर 24 घंटे ट्रेन गुजरती रहती हैं। पैदल राहगीरों को सड़क पार करने के लिए ये ओवरब्रिज बनाया गया। इसके क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को अब यहाँ से गुजरते समय इतना डर सताता है कि जरा सा ध्यान भटकने पर वो पुल से नीचे गिरकर जान गंवा सकते हैं। आगरा रेल मंडल के पीआरओ एसके श्रीवास्तव ने पुल का निरीक्षण कराने की बात कही। आगरा में 5 दिन के बाद फिर बढ़ने लगा कोरोना। आगरा में 5 दिन कोरोना के केस कम होने के बाद अब फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 2 दिन में कोरोना के 67 मरीज मिले। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 100 के पार पहुंच गई। कोरोना के बीच बदलते मौसम में सांस रोगियों की परेशानी बढ़ गई। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर जीबी सिंह ने बताया कि मौसम बदलने के साथ अस्थमा और सांस के रोगियों की संख्या बढ़ी। ऐसे मरीज सतर्कता बरतें। दिन में धूप और रात में ठंड होने के कारण बीमार हो सकते हैं। नगला काटर गांव को मॉडल योजना में किया शामिल। मवाना फलावदा क्षेत्र के गांव नगला काटर को मॉडल योजना में शामिल किया गया। इसका सर्वे करने के लिए लखनऊ से शनिवार को टीम गांव में पहुंची और ग्रामीणों से वार्ता कर गांव को स्वच्छ बनाने के बारे में योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए ग्राम प्रधान, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव और जिला समन्वयक को जिम्मेदारी सौंपी गई। 1 सप्ताह में योजना तैयार कर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। लखनऊ से आए अधिकारियों में पंचायत राज निदेशालय से राज्य समन्वयक ओम मणि त्रिपाठी व जितेंद्र सिंह, जिला पंचायत राज कार्यालय से जिला समन्वयक रमन राणा और शोभित कुमार, मवाना ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी, पंचायत प्रदीप शर्मा गांव पहुंचे थे। अनुराग ठाकुर का बड़ा आरोप, कहा सपा के नेताओं के साथ सीधे जुड़े थे अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट के तार। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 11 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि आतंकवादियों को उनके परिवारों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना। केंद्र और राज्य की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के साथ देश के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसका नाम है श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना उन लोगों के लिए काफी लाभकारी है जो छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले या मजदूर वर्ग के साथ ऐसे किसान जो दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं। वे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना में नाम मात्र के प्रीमियम भरने पर आपको 60 साल के बाद 36,000 रुपए की सालाना पेंशन प्रदान की जाएगी, यानी प्रतिमाह आपको 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। एसबीआई में खाता रखने वालों के लिए खुशखबरी, बैंक सीधे आपके घर भेजेगा 20,000 रुपए कैश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका भी एसबीआई में खाता है तो आपको बैंक की ओर से कई खास सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बैंक की एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसमें आपको पूरे 20,000 रुपए कैश के रूप में घर बैठे मिलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में बैंकों ने ग्राहकों की सुविधाओं के लिए कई खास सेवाएं शुरू की थी जिसमें वो घर बैठे ही अपने बैंकिंग कामकाज निपटा सके। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की सेवा की शुरुआत की थी जिसमें आपको घर बैठे पूरे 20,000 रुपए कैश मिल सकता है। आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के बाद ही मिलेगी पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का प्रमाणीकरण व सीडी करानी पड़ेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र मौर्य ने बताया कि लाभार्थी किसी भी सहज जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड को वृद्धावस्था पेंशन पोर्टल पर प्रमाणीकरण करा सकते हैं। कहा कि आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के बाद ही उनके खाते में पेंशन की धनराशि भेजी जाएगी। अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा मिलने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे मौलाना मदनी। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों को जो सख्त सजा मिली है उसको हम हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत का फैसला विश्वसनीय है। हम सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि बम धमाकों जैसे ज्यादातर गंभीर मामलों में निचली अदालत कठोर फैसले देती है, लेकिन आरोपी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमेशा राहत मिलती है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में भी आरोपियों को राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में देवरिया का जवान शहीद।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में देवरिया का जवान शहीद हो गया। रुद्रपुर के मदनपुर के ग्राम तंडवा के रहने वाले संतोष यादव की तैनाती जम्मू कश्मीर में थी। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह सुरक्षा बलों को शोपियां जिले में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इस पर सुरक्षा बलों ने ड्रोन कैमरे की मदद से आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने टीम पर गोलीबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में टीम ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे, जिनके नाम संतोष यादव और रोमित चव्हाण हैं। इसके बिना नहीं आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। किसानों की मदद के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है। इन योजनाओं का मकसद होता है कि किसानों की आर्थिक मदद करना, फसलों का सही दाम देना और उनकी आय में इजाफा हो। ऐसे ही एक सरकारी स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। केवल उन किसानों को इसका लाभ मिल सकता है जो पीएम किसान पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करवाए हैं। सरकार ने पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।